नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा जी हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे नेपाल में हो रहे राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में। इस तरह के कार्यक्रम की जो आम संरचना होती है, उसी के हिसाब से अभय जी मुख्य रूप से आनंद स्वरूप वर्मा जी से बातचीत करेंगे और अगर मेरे कुछ सवाल हुए, तो मैं ज़रूर उन सवालों को इनके सामने रखूँगा। अभय सर, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद कमल। नई परख के दर्शकों को ये बताते हुए आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि मेरे वरिष्ठ और बहुत आदरणीय आनंद स्वरूप जी आज हम लोगों के साथ हैं। आनंद जी के नेतृत्व में ही मैंने दिल्ली में अपना बौद्धिक जीवन शुरू किया था। उन्हीं को देख कर और उनकी एक तरह से नकल करके उनसे पूछ कर ही मैंने समाज विज्ञान का अनुवाद करना शुरू किया था और राजनीति को कैसे समझा जाए, वामपंथी राजनीति को कैसे समझा जाए, समाज और राजनीति के बीच में कैसे रिश्ता कायम किया जाए, ईमानदारी वाली पत्रकारिता कैसे की जाए, इन सब मामलों में आनंद जी मेरे आदर्श रहे हैं। और उनकी विशेषता यह है कि वो अफ्रीकी कला, साहित्य, संस्कृति और राजनीति पर गहरी महारत रखते हैं और नेपाल की राजनीति के ऊपर भी उनकी बड़ी अच्छी विशेषज्ञता है। उसके ऊपर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। कल से ही नेपाल में जो युवाओं का एक विद्रोह चल रहा है, उसके बारे में हम लोग आनंद जी के साथ चर्चा करेंगे। आनंद जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, एक तरह से जिज्ञासा है, आपसे सीखने के लिए हमने आपको बुलाया है कि पिछले 4 साल में यानी 2021 से नेपाल में 3 प्रधानमंत्री हुए। 2021 में शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री थे, फिर 22 में पुष्प कुमार दहल प्रचंड बने, जो कि माओवादी और बड़े क्रांतिकारी एक ज़माने में माने जाते थे। उसके बाद में अभी खड़क प्रसाद ओली शर्मा प्रधानमंत्री थे इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही उनका इस्तीफा हुआ, आज ही उनको फौज हेलीकॉप्टर में बैठाकर आंदोलनकारियों से बचाकर ले गई। लेकिन आंदोलनकारी शेर बहादुर देउवा के घर में तो घुस ही गए और उनकी बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी पिटाई की। उनको रक्त रंजित कर दिया। उनकी पत्नी की भी पिटाई उन्होंने की और उनकी पत्नी, जो कि ओली सरकार में विदेश मंत्री भी थी, वो दोनों अस्पताल में इस वक्त इलाज करा रहे हैं। वो मरते-मरते बचे। उनके आंदोलनकारी उनको जान से भी मार सकते थे। और कल भी आंदोलनकारियों ने जबरदस्त दबाव पैदा किया। आज सवेरे से फिर वो जबरदस्त दबाव पैदा कर रहे थे। इससे तो नहीं लगता कि ये कोई केवल एक सोशल मीडिया पर रोक लगा देने से ये घटना हुई हो। ये तो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। इसके पीछे तो निश्चित रूप से एक योजना दिखाई पड़ रही है। असंभव है कि इतने नियोजित रूप से एक पूरे दिन आंदोलनकारी सड़कों पर निकले हैं, फिर दूसरे दिन सवेरे फिर निकल आए हैं। मतलब जो है उन्होंने संसद में आग लगा दी है, हिल्टन होटल जलाकर उन्होंने फूंक दिया है, प्रधानमंत्री का निवास उन्होंने आग के हवाले कर दिया है। तो आप तो नेपाल की राजनीति और उसके घटनाक्रम पर बहुत नजदीकी निगाह रखे रहते हैं। आपकी निगाह में जो मीडिया में कारण बताए जा रहे हैं, उसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? देखिए अभय जी, एक्चुअली अभी आज ही ओली ने इस्तीफा दिया है, आज ही ये घटनाएं हुई हैं और आज ही हम लोग बात कर रहे हैं। इट इज़ टू अर्ली, बहुत जल्दी है अभी इसके बारे में कुछ निश्चित तौर पर कहना। लेकिन मैं अपने इम्प्रेशंस कुछ आपको बताता हूँ कि कल जब आंदोलन ये शुरू हुआ तो ये पूरी तरह स्वतः स्फूर्त लग रहा था कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ है और एक मिल गया है आंदोलनकारियों को आंदोलन करने का। उनके अंदर जो जनता के अंदर जो गुस्सा पनप रहा था वर्षों से, उसको निकालने का एक मौका मिला है और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ वो लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन अंदर बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से ये हुआ है। तो राजा वीरेंद्र को जनमत संग्रह कराना पड़ा था। वह उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, नेपाल के छात्रों ने भुट्टो को फांसी दिए जाने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। अब आप सोचिए, कहाँ भुट्टो, कहाँ नेपाल, और भुट्टो को फांसी दिए जाने के खिलाफ वो आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन जब समाप्त हुआ तो उनकी 25 सूत्री मांग थी और उसमें एक मांग ये थी कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए। और अंत में राजा वीरेंद्र ने रेफरेंडम कराया और
उस रेफरेंडम का नतीजा ये निकला, हालांकि उसमें बहुत सारी मैनिपुलेट किया राजा ने, नतीजा ये निकला कि अभी राजतंत्र चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था ठीक नहीं है। तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुए हैं वहाँ नेपाल में, लेकिन ये जो 3 दिन के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हो जाना, और ये पहली घटना है। पहली घटना ये भी है कि इतने कम समय में, कुछ घंटों के अंदर 20 लोगों का मारा जाना, ये भी आज तक नेपाल में इतने आंदोलन हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसके पीछे शक्तियां हैं, और वो कौन है, ये एक शोध का विषय है। और ये बात हमारे दिमाग में अब से कुछ घंटे पहले उस समय आई जब मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज सुना कि सेना ने केपी ओली से कहा है कि वो इस्तीफा दे दें। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेपाल की सेना ने निर्वाचित प्रधानमंत्री को कोई आदेश दिए हैं, लेकिन ये सलाह नहीं थी, ये आदेश था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं थे। मैं आनंद जी, ये एक अच्छा, चर्चा चल रही है कि जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो चीन की गुड बुक्स में थे, मतलब चीन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे ये भी सूचना मिली है कि कुछ दिन पहले ही वो चीन से लौटे थे यात्रा करके, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आमतौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे आते हैं, लेकिन हाँ। उन्होंने ये परंपरा तोड़ दी थी, वो चीन की यात्रा पे गए थे। तो इसमें इस पूरी घटनाक्रम में चीन का हाथ होने की तो कोई संभावना हो नहीं सकती है, क्योंकि चीन के साथ तो ओली शर्मा के बहुत अच्छे संबंध थे। नहीं, चीन का इंटरेस्ट क्या, ओली के साथ संबंध थे, तो ओली को हटाने में चीन का इंटरेस्ट। दूसरी बात यह है कि ओली का प्लान, हम लोग ओली के बारे में नहीं जानते थे कि ये तो बिल्कुल उसी के साथ चिपका रहा है। तो बना है नेपाल नया संविधान, और उसके बाद भारत ने जो इकोनॉमिक की नेपाल के खिलाफ, क्योंकि संविधान से नहीं थे, भारत चाहते नहीं थे कि इस तरह का संविधान। आपको याद होगा भगत राम कोश्यारी और सुषमा स्वराज दोनों पहले नेपाल गए थे, वहां प्रचंड से, ओली से, तमाम लोगों से मुलाकात की, और प्रचंड से खुद कोश्यारी ने, जैसा कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रचंड से कोश्यारी ने खुद कहा कि नेपाल का संविधान आप बनाइए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बना रहने दीजिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का दर्जा हटाने से हमारे राज्य उत्तराखंड के लोग जो तीर्थयात्री आते हैं उनको कुछ अजीब सा लगेगा। लेकिन प्रचंड ने हमारी बात नहीं सुनी। बहरहाल वो संविधान बना, सारी दुनिया ने स्वागत किया नेपाल के इस संविधान का, लेकिन भारत सरकार ने इसका स्वागत नहीं किया। भारत सरकार ने केवल एक वाक्य लिखा कि इंडिया टुक नोट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बस यही लिखा, और अगले दिन आर्थिक नाकेबंदी लगा दी, और कहा कि ये तो नाकेबंदी हमने नहीं की है, मधेश के लोगों ने किया है, क्योंकि वो संविधान से खुश नहीं थे, उनकी डिमांड को एड्रेस नहीं किया गया था। और सच्चाई ये है कि जिस दिन नाकेबंदी शुरू हुई, उसके दूसरे दिन शाम को मधेश के आंदोलनकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें ये प्रस्ताव पास हुआ कि हम लोग नाकेबंदी करें। तो सवाल ये है कि इंडिया ने बिल्कुल ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि नेपाल की जनता परेशान हो गई। उस स्थिति में इनके सामने कोई चारा नहीं था, ओली के सामने, चीन की तरफ मुखातिब होने के अलावा, क्योंकि इंडिया 3 तरफ से भारत से लैंडलॉक्ड है, एक तरफ से चाइना की तरफ से खुला हुआ है। फिर उन्होंने चाइना से नमक लिया, हथियार, ये पेट्रोल लिया, केरोसिन ऑयल लिया, ये सारी चीजें लेके अपना काम चलाते रहे, और उन्होंने इंडिया के आगे कहा कि मैं इंडिया के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। और ओली जैसा एरोगेंट आदमी, ओली जैसा जिद्दी और करप्ट आदमी नेपाल के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया, नेपाली जनता के बीच, महज इसलिए कि उसने इंडिया के खिलाफ एक स्टैंड लिया था और अपने देश की जनता को तमाम मुसीबतों से बचाया था। तो इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने ओली को थोड़ा पॉपुलर बना दिया। अब आप जो कह रहे हैं कि ओली चाइना के करीब समझा जाता है, निश्चित तौर पर चाइना के करीब समझा जाता है। चाइना का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा नेपाल में है,
और चाइना का वर्चस्व नेपाल में स्थापित है अमेरिका के मुकाबले, जिसके लिए अमेरिका हमेशा परेशान था। तो क्यों न ये माना जाए कि इस घटना के पीछे अमेरिका का हाथ होगा। मैं अभी बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि राजतंत्र की समाप्ति के बाद, गणराज्य की स्थापना के बाद, अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद माओवादी पीछे नहीं हटे उस दौरान, और अमेरिका ने और भारत ने दोनों ने राजा को बचाए रखने की कोशिश की, लेकिन राजा को हटना पड़ा। अगर नेपाल चाइना के बगल में नहीं होता और लैटिन अमेरिका का कोई ग्रेनाडा वगैरह जैसा देश होता, तो कब की यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस लैंड कर गई होती माओवादियों का दमन के लिए। लेकिन बगल में चाइना के होने की वजह से अमेरिका वो कर नहीं सका, और जो कुछ करना चाहता था इंडिया के जरिए कराता रहा। इंडिया अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर करता रहा हमेशा नेपाल में, लेकिन इंडिया की भी कुछ चल नहीं पाई। वहाँ की जनता का इतना एक संगठित विरोध था इंडियन रूलिंग क्लास की हरकतों के प्रति। तो कुल मिलाकर के अभी जो घटना हुई है उसमें इसमें कोई शक नहीं कि जनता जो लड़ रही थी वो तो अपने दुख दर्द के लिए, और 2008 में मतलब प्रचंड के प्रधानमंत्रित्व काल से लेकर के अभी हाल में ओली के काल तक, और बीच में देवबा और माधव नेपाल और तमाम लोग होते गए प्रधानमंत्री, किसी ने भी जनता की जेन्युइन मांगों को एड्रेस नहीं किया। और इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी प्रचंड हैं, जिनसे जनता ने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी कि माओवादी जनयुद्ध के सफल होने के बाद, वहाँ गणतंत्र की स्थापना के बाद हमारी किस्मत बदल जाएगी। अभय जी, मैं उन दिनों यूरोप की यात्रा पर गया हुआ था और तमाम देशों में मैंने प्रवासी नेपालियों से मुलाकात की। उनके अंदर गजब का उत्साह था नेपाल के माओवादी आंदोलन को लेकर। वे तन मन धन से अपने को समर्पित मानते थे, और वो कहते थे कि जिस दिन गणराज्य की स्थापना हो जाएगी, हमारी ये दुर्दिन खत्म हो जाएंगे, जो हम आ करके एक एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग रह रहे हैं और छोटे छोटे काम करके अपने घरों को पैसे भेज रहे हैं। आप जानते हैं पूरी रेमिटेंस इकोनॉमी से नेपाल का खर्चा चलता है। तो इन लोगों को ये उम्मीद थी। प्रचंड ने वादा भी किया था कि हम नेपाल को स्विट्जरलैंड बना देंगे। क्या उन्होंने किया? बेरोजगारी बढ़ती चली गई, खाड़ी देशों का पलायन और भी ज्यादा तेज हो गया, औद्योगिकरण बिल्कुल नहीं हुआ, और आज तो हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। जनता के पास अब अपने ग्रीवांसेस को निकालने के लिए कुछ था ही नहीं। यही एक सोशल मीडिया था जिसके जरिए वे अपना सुख दुख बांट लिया करते थे। उस पर भी जब लग गई पाबंदी, तो इस सिचुएशन का फायदा उठाया उन ताकतों ने जो कभी नहीं चाहती थी कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हो। मेरा मतलब अमेरिका परस्त ताकतों से, मेरा मतलब पूंजीवाद परस्त ताकतों से, और उन्होंने उसका पूरी तरह इस्तेमाल किया। और आज देखिए क्या स्थिति है। 3 दिन के अंदर बिना किसी संगठित आंदोलन के ये घटनाएं हो पाती हैं कहीं? कभी संभव ही नहीं है। नहीं, मैं आपकी इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूं कि इस आंदोलन के पीछे एक नियोजन है, एक प्लानिंग है। आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी है, हम उनको रेखांकित नहीं कर सकते कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन एक आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जिस शक्ति ने नेपाल के राजतंत्र विरोधी जनयुद्ध का नेतृत्व किया और लोगों के बीच में उम्मीद जगाई, वो जब उसके हाथ में सत्ता आई तो वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, और लेकिन लगातार वो लोग सत्ता में बने ही रहे, कभी गठजोड़ करके, कभी किसी तरीके से वो सत्ता में बने ही रहे। सत्ता में बने भी रहे, उनके पास पूरी जनयुद्ध की विरासत भी थी, उसका भी उन्हें फायदा मिला, और जनता उनसे नाराज होती चली गई। जाहिर है कि आज तो उन माओवादी नेताओं की और उस पार्टी की जनता के बीच में कोई भी साख नहीं होगी। तो ये जो पराजय हुई उन लोगों की,
जो खुद वही उसके जिम्मेदार हैं जो जनयुद्ध कर रहे थे और जिन्होंने जनता के बीच में बड़ी आकांक्षाएं पैदा की थी, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं भाई? जो बातें हमें दिखाई पड़ रही हैं वो तो उनको भी दिखाई पड़ रही होंगी कि भाई ऐसा हो रहा है वहां पर। एक्चुअली इनको बुर्जुआ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं हम, पूंजीवादी जो राजनीति है, उसका कोई तजुर्बा नहीं था और उसमें आने के बाद अचानक 10 साल का कोई समय भी नहीं होता है जो जो इन्होंने संघर्ष किया। इनको बहुत जल्दी कामयाबी भी मिल गई। नेपाल की कुछ स्थितियां ऐसी थी जिसमें 10 साल के जनयुद्ध के बाद उस समय तक जब इनको कामयाबी मिली, उस समय कोलंबिया में 25 साल से ज्यादा हो चुका था वहां के माओवादियों को लड़ते हुए, लेकिन ये 10 साल में सफलता मिली। और उस समय प्रचंड ने जो वायदे किए थे उसमें एक ये भी था कि मैं कभी सत्ता में नहीं जाऊंगा और सत्ता में दूसरे लोग जाएंगे। तो बिल्कुल, लेकिन प्रचंड ने अपने किसी वायदे को पूरा नहीं किया। और ठीक है कि ओली बहुत भ्रष्ट है, जोइबा और भी ज्यादा भ्रष्ट है, लेकिन प्रचंड भी तो भ्रष्ट है। प्रचंड भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ठीक है, ओली और इनकी तुलना में कम होंगे, लेकिन जनता का परसेप्शन जो है प्रचंड के लिए थोड़ा सा भ्रष्ट होना ओली और देवबा के मुकाबले कई गुना ज्यादा जनता के परसेप्शन है, क्योंकि वो कभी ये उम्मीद नहीं करते थे कि प्रचंड भी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाएंगे और ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगेंगे सत्ता में आने के बाद। तो देखा जाए तो मुख्य कल्प्रिट आज की स्थिति के लिए प्रचंड ही है, इसलिए कि प्रचंड से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। माधव नेपाल और देवबा और ओली और झलनाथ खनाल, इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी। उम्मीद प्रचंड से थी और प्रचंड ने लोगों को निराश किया। आज जरूर आंदोलनकारियों का साथ देने की बात प्रचंड ने कही, हालांकि प्रचंड के घर पर भी हमला किया आंदोलनकारियों ने। तो यही स्थिति है, मैं जो समझ पाया। अब एक और बात मैं आपसे जानना चाहता था। जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, जो माओवादी पार्टी है, तो जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि प्रचंड भी भ्रष्ट हो गए, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगे, अपने ही वायदों को भूल गए, सत्ता में न जाने का वायदा किया था लेकिन सत्ता मिली सबसे पहले लपक के ले ली। तो पूरी पार्टी को नहीं दिखाई पड़ रहा था कि क्या हो रहा है। पार्टी से शुरू में गलती हो सकती है, पार्टी से शुरू में गलती हो सकती है कि भाई वो प्रचंड उसको धोखे में डाल सकते हैं, झांसा दे सकते थे पार्टी को, है। लेकिन लगा अब तो इतना समय हो गया, तो पार्टी ने उनको क्यों नहीं हटाया? पार्टी ने संशोधन क्यों नहीं किया? पार्टी ने एक दूसरा नेतृत्व क्यों नहीं पैदा किया? अभय जी, अब इसका अगर बहुत खुलासा किया जाएगा तो बहुत सारी बातें बाहर आएंगी। I mean, पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट से संबंधित। ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के नाम पर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों का ढांचा कुछ ऐसा है कि चीजें ऊपर से नीचे तो आती हैं, नीचे से ऊपर तक नहीं जाती है। और जिस समय जन युद्ध चल रहा था, प्रचंड का एक डॉक्यूमेंट है, उन्होंने इसकी आलोचना की है और कहा है कि हम पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, जिसमें चीजें छन कर नीचे से ऊपर तक आए और ऊपर से नीचे तक जाए, वन वे चैनल ना रहा है। लेकिन ये सारी कहने की बातें थी। अब होता ये है कि उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि क्या वजह है कि वही पार्टी जो जनता की मुक्ति के लिए पीएलए लेकर आगे बढ़ती रहती है, सत्ता में आने के बाद उसी पीएलए के जरिए दमन शुरू कर देती है। क्या वजह है कि जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन पार्टी का जो है वो राजा की स्थिति में हो जाता है और लोग डर के मारे उससे कुछ नहीं कहते और उसका एक कोटरी बन जाता है कुछ गिने चुने लोगों का। ये सारी आलोचनाएं प्रचंड ने खुद कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में की थी, जिससे मैं भी पूरी तरह से सहमत था। मेरे उस पार्टी की तरफ आकर्षित होने का एक वजह ये भी थी कि ये तो बड़ा रेडिकल चेंज की बात हो रही है, लेकिन ये सब बातें कहने की थी, हुआ कुछ नहीं। अगर उसका 10% भी अमल हुआ होता तो आज नेपाल की स्थिति ये नहीं होती जो हम लोग आज देख रहे हैं।
नहीं तो इससे तो आपकी बात से जाहिर है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इस मौके पे कोई बहुत गहरी और विस्तृत बात नहीं हो सकती। ज़्यादातर हम लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जो सतही किस्म की बातें हैं, हालाँकि आप तो बहुत गहराई में जा चुके हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर कोई व्यक्ति जिसे कम्युनिस्ट राजनीति से वाक़फ़ियत नहीं है, वो जब इस चर्चा को सुनेगा, तो उसे लगेगा कि जैसे कि माओवाद के नाम पर, जन मुक्ति के नाम पर ये कोई एक झांसा था, जो पार्टी और पार्टी का सर्वोच्च नेता मिलकर दे रहा था। पर ये भी कह रहा था कि भाई हम इतने-इतने बड़े लोकतांत्रिक सुधार करेंगे पार्टी के अंदर, पार्टी को और जनवादी बनाएँगे, पार्टी ज़मीन से जुड़ी बातें ऊपर तक जाएँगी, ऊपर की बातें नीचे तक आएँगी। ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति ने भी जो मौजूदा स्थिति है उसको लाने में उसका भी बड़ा प्रमुख योगदान है। हाँ, लेकिन उसको ये भी ध्यान देगा कि नेपाल में 150 साल से सामंतवाद विरोधी आंदोलन चल रहा था, जो आगे चलकर राजतंत्र विरोधी आंदोलन के रूप में हो गया। नेपाल प्रजा परिषद से लेकर के और उसके बाद जिसमें 7-8 लोगों को फांसी दी गई थी, तो केवल टंक प्रसाद आचार्य फांसी से बच गए थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे और राजा कोई ब्रह्म हत्या नहीं करना चाहता था। बाकी 7 लोग तो फांसी पर चढ़ाए गए प्रजा परिषद आंदोलन के समय। उसके बाद जब ये जनतंत्र इसके लिए बहुदलीय प्रजातंत्र के लिए आंदोलन शुरू हुआ 1990 में, तब देखिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन हर बार लीडरशिप ने ऐसा बिट्रेल किया कि राजतंत्र नहीं समाप्त हो पाया, कुछ सुधार हो गए। केवल माओवादी आंदोलन ही ऐसा था जिसने राजतंत्र को उखाड़ फेंका। यही 2008 तक, राजतंत्र की समाप्ति तक प्रचंड की जो भूमिका थी, उस भूमिका को लोग सैल्यूट भी करते हैं। मैं भी सैल्यूट करता हूँ कि वो एक भूमिका थी। उसके बाद जो हुआ वह बहुत निंदनीय हुआ, मेरा ये मानना है, और जनता भी ये समझती है। इसी वजह से आज कितनी भी कोशिश कर लें, राजा समर्थक ताकतें अपने पैर नहीं जमा पा रही हैं, क्योंकि जनता की चेतना आगे निकल चुकी है और वह राजशाही को वापस नहीं चाहती है। भले ही योगी आदित्यनाथ जैसे कुछ लोग जो है अपने साधुओं को लेकर जाकर के वहां आंदोलन करते रहे। नहीं तो अब ठीक है, अभी थोड़ा हम आपको भी देखना पड़ेगा, परिस्थिति का आकलन करना पड़ेगा, हम लोग भी उसके ऊपर नजर रखेंगे। लेकिन फिर भी आज इस कार्यक्रम के अंत में अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि अब नेपाल का रास्ता, नेपाल किस तरफ जा रहा है? तो आप हो सकता है कि गलत होने का जोखिम उठा के कुछ हमसे कहना चाहें। नेपाल की जो जनता है बहुत समझदार है, विश्वास है। और आज जो घटनाएं हुई हैं, जो हिंसा हुई है आंदोलनकारियों की तरफ से, एक पागलपन से भरी हिंसा जो हुई है, और सेना का वर्चस्व जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आज की घटना के बाद, नेपाल की जनता गंभीरता से इस पर विचार करेगी और वो सोचेगी कि इस स्थिति से कैसे निजात पाया जाए। एक चीज ध्यान रखिए अभय जी, नेपाल कभी उपनिवेश नहीं रहा, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के जो 250 साल के उपनिवेश की वजह से मानसिक तौर पर हमारी जो मानसिकता जो बन गई है औपनिवेशिक, उससे नेपाल की जनता बिल्कुल मुक्त है। और इसलिए वो बहुत उसकी राष्ट्रीयता का जो कॉन्सेप्ट भी है ना, वो बिल्कुल अपने ढंग का है, अलग है, बहुत देशज है, और वो उस हिसाब से सोचती है। तो आप समझ लीजिए कि आज से ही नेपाल की जनता के अंदर एक मंथन शुरू हो गया होगा, और आप देखिएगा विद इन ए मंथ और सो इससे अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। अच्छा, एक नेता हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शाह इनके नाम के पीछे लगा, इनका उपनाम शाह है। बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह, उनके बारे में चर्चा चल रही है कि उनको शायद कामकाजी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आप इनके बारे में कुछ जानते हो तो बताएं। नहीं, बालेंद्र शाह के बारे में मुझे नहीं पता है। कोई कह रहा था कि वो गायक हैं, लेकिन वो मेयर हैं वहाँ के। और दूसरे रवि लामछाने हैं जो जेल में बंद थे, नक्खू जेल में, जिनको आंदोलनकारियों ने अभी छुड़ाया है। वो उप प्रधानमंत्री थे प्रचंड के समय। और
उन पर वो अमेरिका से भारत यहाँ नेपाल पहुंचे और बहुत बड़े नेता भी बन गए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है रवि लामछाने ही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करें, और कुछ लोग बालेंद्र शाह के बारे में कह रहे हैं। तो ये तो अभी बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद मेरे अनुरोध पे नई परख के दर्शकों को संबोधित किया और नेपाल की राजनीति, मौजूदा हालात पर काफी गहरी जानकारियां दी, जिन जानकारियों से हम लोग वाकिफ नहीं थे। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बीच बीच में हम आपसे नेपाल के ऊपर आगे भी चर्चा करते रहें, और आप हमारा मान रखेंगे, हमें यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर। सर, ये कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक चीज में बस जोड़ना चाह रहा था कि क्रांतिकारी जो है या जो उपद्रव कर रहे हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि बालेंद्र शाह को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। और बालेंद्र शाह जो ऐसे व्यक्ति हैं जो 2023 में टाइम मैगजीन ने उनको 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में सम्मिलित किया है। तो जो आप बात कह रहे थे कि अमेरिका का इसमें हाथ हो सकता है, वो कुछ दिखता है कि वहां से पहले से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा टाइम अगर मिल जाए ना, 1-2 दिन 4 दिन, तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इंटरनेशनल एनजीओ का क्या हाथ था, फंड्स कहाँ से इतने आ रहे थे, कैसे नेटवर्किंग हुई कि एक साथ आप इटौड़ा में आंदोलन कर रहे हैं, भैरवा में भी कर रहे हैं, रुपये में भी कर रहे हैं, और टहरी में भी कर रहे हैं। ये सब आंदोलन एक साथ हो रहे हैं 2 दिन के नोटिस पर। तो ये बहुत सारे अगर मिलता है तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इनके जवाब ढूंढ सकूं। जी, नहीं, हम आपके पास फिर से आएंगे और आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि नेपाल की जो स्थिति है वो भारत के लिए भी शिक्षाप्रद है। क्योंकि नेपाल की जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो गरीबी अमीरी के बीच का बढ़ती हुई खाई है, नेताओं का जो भ्रष्टाचार है, वो सब भारतीय लोकतंत्र की भी समस्याएं हैं। बस ये नेपाल बहुत छोटा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर एक जगह गड़बड़ होती है, दूसरी जगह उसको संभाल लेती है, इसलिए यहाँ पर एक संतुलन सा बना रहता है, विद्रोह नहीं हो पाता भारत में। लेकिन अब तो श्रीलंका में भी हो चुका है, बांग्लादेश में भी हो चुका है, और मेरा तो मानना है कि बांग्लादेश में बिना अमेरिकी हाथ के उस तरह का विद्रोह नहीं हो सकता था। तो वो अब नेपाल में भी हो गया है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान वैसे ही राजनीतिक रूप से पूरी तरह अस्थिर है, अफगानिस्तान की स्थिति भी खराब है, बर्मा में फौजी तानाशाही है। तो काफी भारत पूरे दक्षिण एशिया के अंदर एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता है, उत्पात मचा हुआ है, और उससे भारत लाजमी तौर पर प्रभावित होगा, देर सवेर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। धन्यवाद। आप म्यूट हैं। अब क्या करना होगा जी, बस इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं इसी बिंदु पर। आनंद स्वरूप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सर, आपको भी धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि वे नई परख के कार्यक्रमों पर अपनी टीका टिप्पणियां दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।